वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। मैं मनीषा। प्रतिस्पर्धा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं EMRS, TGT, साइंस, SSC, PCS और एनी कंपटीशन एग्जाम और अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं तो कंटिन्यू जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने प्रतिस्पर्धा ऑनलाइन क्लासेस पर। देखिए स्टूडेंट, साइंस में हमने 2 क्लासेस करे हैं और इसके अंदर हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा था लाइफ प्रोसेस। उसका पहला सब टॉपिक था डाइजेशन, उसमें हमने पढ़ा फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन था वो था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था और रेस्पिरेशन में हमने ये पढ़ा था कि रेस्पिरेशन होता क्या है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के अंदर एनर्जी के अंदर ब्रेकडाउन हो जाना ही रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन जो है वो कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है। रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बिहाफ पे हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। सबसे पहले हमने कहा था कि रेस्पिरेशन जो है अगर बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है तो फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे हमने कहा था ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है 38 ATP के अंदर और साथ में CO2 और H2 मिलती है। देन हमने बात की थी कभी कभी ऐसा होता है हम पूरे दिन किसी बंद कमरे में बैठे रहे तो हमारी बॉडी के ऑर्गेनल्स के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और हमारी बॉडी में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन और उसके कारण एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। तो इसके कारण जो है अगर डेफिशिएंसी हो ऑक्सीजन की तो दिस रिएक्शन आर टेक प्लेस। थर्ड कंडीशन होती है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के अपनी बॉडी में फूड का ब्रेकडाउन करते हैं, उसे हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया के अंदर हमने ये प्रोसेस देखी थी। उनके अंदर जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो एक नया कंपाउंड बनता है एथेनॉल, साथ में 2 CO2 और 2 ATP। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। देन इसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है वो है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अर्थ के ऊपर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको 2 में क्लासिफाई किया गया है। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करते हैं और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के फूड का ब्रेकडाउन करते हैं। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं फूड का ब्रेकडाउन उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को एरोबिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं, उनको हम एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि इस वाले रेस्पिरेशन को वायवीय श्वसन भी बोलते हैं और इस वाले को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फिर आप हिंदी में अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन की किस में होता है, एब्सेंस में होता है कि बिना ऑक्सीजन के होता है। दूसरी थर्ड बात कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। इस बात का क्या मतलब हुआ, जैसे आपने ग्लूकोज को ईट किया, ग्लूकोज जैसे हमारी सेल के अंदर जाता है, सेल में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्मा। उस साइटोप्लाज्मा के पास जाता है और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देन पायरुविक एसिड एंटर करता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में और किस में ब्रेकडाउन हो जाता है, 38 ATP, CO2 एंड H2O। तो आपने देखा इस रिएक्शन के अंदर पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, कोई अदर कंपाउंड नहीं बन रहा। तो हम कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है।
कंप्लीट ब्रेकडाउन किसके अंदर होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में यहां तक तो हम देखेंगे पायरुविक एसिड बनता है, देन पायरुविक एसिड जो होता है वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में 2 ATP बनती हैं, देन CO2 एंड H2O की फॉर्मेशन होती है। तो हमने देखा कि एरोबिक में तो फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होकर एनर्जी बन रही है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता और साथ में कंपाउंड बनता है जिसका नाम है एथेनॉल। तो इस तरह से ये बात हम कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता और साथ में हम कह सकते हैं एथेनॉल बनता है, 2 ATP बनती है, देन CO2 एंड H2O की फॉर्मेशन होती है। दिस इज द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन और दिस टाइप ऑफ ब्रेकडाउन इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एंड प्रोडक्ट है वो ATP की फॉर्म में बनता है। हमने देखा कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या बन रहा है? एथेनॉल बनता है। किसी किसी केस में जैसे हमने कहा था हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लें तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है और साथ में कितनी ATP की फॉर्मेशन होती है? ओनली 2 ATP। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट ATP, CO2 एंड H2O बनता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट में भी एथेनॉल हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है और साथ में 2 ATP प्लस H2 एंड CO2 बनता है। उसके बाद आता है कि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं वो कुछ अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कुछ अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो जनरली डेवलप ऑर्गेनिज्म में होता है। अब डेवलप ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? डेवलप ऑर्गेनिज्म के अंदर मोस्टली हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। अब ये प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं मैम, यूकैरियोटिक क्या होते हैं? एक्चुअली क्या होता है बेटा, सेल जो है उसको ओरिजिन के बिहाफ पे 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लेस डेवलप ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस लेस डेवलप होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल है, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ह्यूमन बीइंग्स आते हैं या डेवलप ऑर्गेनिज्म आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो है सेल जो है वो वेल डेवलप है, सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी बॉडी भी है और अदर न्यूक्लियस भी है, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? यूकैरियोटिक में। तो हम कह सकते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये किसके अंदर होती है? प्रोकैरियोटिक में। और हम कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनटू द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कभी कभी आपसे किस तरह से क्वेश्चन पुट करता है, आपसे कहता है एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन, तो हम कहेंगे बैक्टीरिया के अंदर, दूसरा कहीं ह्यूमन बीइंग में, थर्ड आपको कोई और ऑप्शन दे दे तो आप कहेंगे यूकैरियोटिक का एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, तो एरोबिक रेस्पिरेशन आर टेक प्लेस इनटू द ह्यूमन बीइंग। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कभी कभी क्वेश्चन और यहाँ से पुट होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो हमें लगभग, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लगभग 3.5 किलो जूल एनर्जी देता है। आपसे कहे कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो 38 ATP रिलीज होती है, तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो आप आराम से इसको मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। 3.5 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी एनर्जी आएगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन से आएगी। इसी टाइप से आपसे कहे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के समय कितनी एनर्जी बनती है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के समय कितनी ATP बनती है? ओनली 2 ATP बनती है। और 2 ATP हमें पता है एक से कितनी, 3.5 किलो जूल। तो हम मल्टीप्लाई करके आंसर को बता सकते हैं। लगभग हम कह सकते हैं 60 जो है किलो जूल के आसपास क्या होती है? एनर्जी होती है। दिस इज द एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद आता है
हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर कि एरोबिक जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद आता है ब्रीदिंग क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीदिंग? आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, ब्रीदिंग का मतलब होता है गैसों का इनहेल और एक्सहेल करना इज नोन एज ब्रीदिंग, जबकि रेस्पिरेशन हम कह सकते हैं फूड का ब्रेकडाउन होना इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फूड का ब्रेकडाउन होना कैसी प्रोसेस है? केमिकल। जबकि गैसों का इनहेल करना और गैसों का एक्सहेल करना कैसी प्रोसेस है? फिजिकल। तो एक बेसिक डिफरेंस ये हो सकता है कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल और फिजिकल दोनों प्रोसेस है। ब्रीदिंग के अंदर केवल गैसों का इनहेल और एक्सहेल होता है, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है और एब्सेंस के अंदर भी होता है। ब्रीदिंग के अंदर फूड का कोई ब्रेकडाउन नहीं होता, जबकि रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन होता है और हमें एनर्जी मिलती है, जबकि ब्रीदिंग से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती और रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी रिसीव होती है। इस तरह दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। तो देन हम देखते हैं ब्रीदिंग होता क्या है। तो हम कह सकते हैं ब्रीदिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें गैसों का इनहेल और गैसों का एक्सहेल किया जाता है हमारे किसी भी रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग ऑर्गन्स के थ्रू। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या है? नोस्ट्रिल है हमारा। उसके बाद कई बार हम माउथ से भी ब्रीद को अंदर करते हैं। तो आप कह सकते हैं ब्रीदिंग ऑर्गन के थ्रू गैसों का इनहेल करना। इनहेल का मतलब होता है अंदर ले जाना और एक्सहेल का मीनिंग होता है गैस को बाहर छोड़ना। तो ब्रीदिंग कह सकते हैं इनहेल और एक्सहेल दोनों जो होते हैं वो किसका नाम है? ब्रीद का। तो एक ब्रीद में दो चीज होती है, वन इनहेलेशन होता है और वन एक्सहेलेशन होता है। एक बार हम ब्रीद इन करते हैं, एक बार ब्रीद को आउट करते हैं, इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं। हर ऑर्गेनिज्म में जो ब्रीदिंग का रेट होता है वो अलग अलग होता है। देखेंगे आप एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट होता है, जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्रीदिंग का रेट थोड़ा सा स्लो होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग का रेट अलग अलग होता है। अगर मैं पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो हमारे अंदर ब्रीदिंग का रेट 15 to 18 पर मिनट है। मतलब कोई हेल्दी ह्यूमन बीइंग है तो वो ब्रीद 1 मिनट में आप कह सकते हैं 16 भी कर लेता है और 18 भी। थोड़े कोई वीक है तो उसके अंदर हम कह सकते हैं 15 to 16 हो सकता है। तो अलग अलग बॉडी के मैकेनिज्म और बॉडी की कैपेसिटी के बिहाफ पे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 15 to 80 पर मिनट होता है। मतलब 1 मिनट में हम लगभग 15 to 80 बार क्या करते हैं? ब्रीद करते हैं। उसके बाद आता है कि जब हम रैपिड ब्रीदिंग करते हैं, कई बार आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं या कोई अदर कंटिन्यूड कोई एक्टिविटी करते हैं, उस टाइम हमारा ब्रीदिंग रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है ड्यूरिंग टू फिजिकल एक्टिविटी या मैं कहूँ ड्यूरिंग टू एक्सरसाइज। यहाँ से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है, आपसे पूछे कि हेल्दी ह्यूमन में ब्रीदिंग रेट कितना होता है तो आप बोलते हैं मैम 15 to 18 पर मिनट। जब एक बच्चे का जन्म होता है, एक छोटे बच्चा हम चाइल्ड का कह सकते हैं, उसके अंदर ब्रीदिंग रेट लगभग 30 to 35 होता है। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ी एज बढ़ती जाती है, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग का रेट जो है 15 to 18 होता है। तो बच्चे में ब्रीदिंग रेट थोड़ा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट ह्यूमन। तो इस तरह से ये होती है ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग जो होती है एक फिजिकल प्रोसेस होती है और ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होती है। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में सबसे फास्ट होती है, देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। उसके बाद आपके मन में आता है, आपसे कोई पूछे कि ब्रीदिंग में तो आप कहते हैं O2 का लेना और CO2 का छोड़ना। आप मुझे ये बताइए, हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, क्या उसमें ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जो आपकी बॉडी के इन्वायरमेंट से एयर को मेजर करके ले जाता है और ये फाइंड आउट कर लेता है दिस इज द ऑक्सीजन, दिस इज द CO2, दिस इज द नाइट्रोजन? ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है। तो फिर हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि केवल O2 इनहेल होती है और CO2 एक्सहेल होती है? आप ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये तो कॉमन लैंग्वेज में यूज किया जाता है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसके बाद आपके अंदर इसकी क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए कैसे, जब आप गैस को इनहेल करते हैं तो हमें पता है कि इनहेलेशन के बाद हमारी बॉडी के अंदर सारी गैसें एंटर करती हैं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में सारी गैसें हैं और हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ जो केवल O2 को लेगा और
बाकी गैसों को नहीं ले सकता, इसलिए सारी गैसें इनहेल होती हैं हमारी बॉडी में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। अब बात आती कितनी कंसंट्रेशन में होती है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रीदिंग के समय बताइए कितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इनहेल करती है या कितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करती है। तो क्या आंसर आएगा, आप मुझे बताएंगे इन्वायरमेंट में कितनी ऑक्सीजन है, 21%। तो ऑब्वियसली सी बात है सारी की सारी ऑक्सीजन किसके अंदर जाएगी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो हम कहेंगे 21%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नेचर में कितनी होती है, 0.03%। तो CO2 भी पूरी एंटर करती है। देन हमारी बॉडी में नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में कितनी होती है, 78%। लेकिन 78% नाइट्रोजन जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करती, क्योंकि इसका जो नेचर है वो फ्लेमिंग नेचर होता है। इसलिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 74% जाती है। उसके बाद वाटर वेपर जो है लगभग 1 से 4% हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं ड्यूरिंग द इनहेलेशन, जब हम सांस को इनटेक करते हैं। तो आप जब ब्रीदिंग को इन कर रहे होते हैं तो आप कहेंगे 21% तो क्या एंटर होती है आपकी बॉडी के अंदर, आप कहेंगे 21% ऑक्सीजन, देन 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 74% नाइट्रोजन और 1 to 4% वाटर वेपर्स, या मैं कह सकती हूँ मॉइस्चराइजेशन जो होता है वो 1 to 4% होता है। उसके बाद जब हम इतनी गैसों को इनटेक कर लेते हैं सारी की सारी कंसंट्रेशन तो बाहर नहीं निकलती है। तो कंसंट्रेशन जो होता है, जो ब्रीदिंग आउट की जाती है, जिसको हम एक्सहेलेश बोल रहे हैं, या मैं कहूँ सांस को छोड़ना कह सकते हैं आप। जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है वो लगभग 16% बाहर आ जाती है। आप लैब में ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप अपने ब्रीथ को आउट करेंगे तो आप उसमें फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, जबकि आप तो ये कह रहे हैं कि ओनली CO2 बाहर निकलती है। आगे से हम इस बात को नहीं कहेंगे। तो CO2 जो होती, ऑक्सीजन जो होती है वो 16% बाहर आ जाती है जो आप ब्रीथ आउट करते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमने ली तो इनटेक तो कितना किया था, 0.04%। और हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो और भी CO2 की फॉर्मेशन होती है। तो ब्रीथ आउट के समय जो CO2 की कंसंट्रेशन वो कितनी होती है, 4%। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो ब्रीदिंग के टाइम जितनी इनटेक की जाती है उतनी एक्सहेल्स कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है, और वो कितनी 74%। वाटर वेपर जो है वो हम कह सकते हैं 0.1 से लेकर लगभग 1% जो है वो आउट हो जाते ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेल। तो इस तरह से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुट होते हैं कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से कि आपसे पूछे कि ब्रीदिंग के समय कितनी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया आपको ब्रीदिंग के समय कितनी ऑक्सीजन का यूज होता है। पहला ऑप्शन दिया आपको 60%, दूसरा ऑप्शन दिया आपको 21%, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने 4 to 5% और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने 5 to 10%। दिस इज द ऑप्शन ए, दिस इज द ऑप्शन बी, सी एंड डी। आप मुझे बताइए इसके अंदर कौन सा जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही है। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आप ब्रीथ इन करते हैं तो गैसों की कंसंट्रेशन जो ऑक्सीजन का कितना % यूज किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के समय कितनी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की यूज्ड करते हैं। तो देखिए ओबियसली सी बात है, सबसे पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 60%। ये तो कितनी है, ये तो बाहर निकाल दी जाती है, तो यूज तो हुई नहीं। तो यूज तो कितनी हुई, हमने इनटेक तो कितनी की थी बेटा, 21, बाहर कितनी निकाल दी, 60। तो आंसर कितना आया, लगभग 5%। तो 4 to 5% आंसर हमारा क्या है, ठीक है। 21 तो इनहेल करते हैं और ये हमारा ऑप्शन है नहीं। तो आगे से कोई इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपका आंसर होगा 4 to 5% ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है, आपसे पूछे ऐसी कौन सी गैस है जो ब्रीदिंग इन के समय जितनी ली जाती है ब्रीदिंग आउट के समय उतनी एक्सहेल कर दी जाती है। तो आपको पता है नाइट्रोजन जितनी हम इनटेक करते हैं उतनी कंसंट्रेशन में बाहर निकाल देते हैं। तो आप कहेंगे नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो जितनी ब्रीदिंग के समय इनहेल की जाती है उतनी
उतनी ही बाहर निकाल दी जाती है। देन उसके बाद आपके मन में एक बात आती होगी, मैम फिर हम ऐसा बोलते हैं CO2 रो2, एक्चुअली वो ब्रीदिंग के लिए नहीं होता है। आपका जो ब्लड है वो केवल दो गैसों का एक्सचेंज करता है, उस केस में आपका आंसर O2 एंड CO2। O2 का इनटेक करता है और CO2 का एक्सहेलेशन करता है। तो आप कहेंगे ब्लड के अंदर दो गैसों का एक्सचेंज होता है, जबकि ब्रीदिंग के अंदर सभी गैसों का एक्सचेंज होता है जो इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो दिस इज द ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिस आगे से आप कभी नहीं कहेंगे कि O2 का लेना और CO2 का छोड़ना, आप बोलेंगे ब्रीदिंग में सारी गैसों का इनहेल किया जाता है और सारी गैसों का एक्सहेल किया जाता है, लेकिन इनहेल करते टाइम कंसंट्रेशन अलग होती है और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कंसंट्रेशन अलग हो जाती है। दिस इज द ब्रीदिंग। उसके बाद आता है, ये तो हमने देखा कि ब्रीदिंग ऐसे होती है। उसके बाद आता है जब हमारी बॉडी में ब्रीदिंग हो रही होती है या जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं तो ब्रीथ के समय हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंज आते हैं। उन्हीं चेंज को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। कि ब्रीदिंग के टाइम बॉडी में जो जो चेंज आ रहे हैं उसे हम ब्रीदिंग ऑफ मैकेनिज्म बोलते हैं। देखिए क्या क्या चेंज आता है। ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम ब्रीथ इन करते हैं। जब आप ब्रीथ इन करते हो तो हमारी चेस्ट में क्या क्या चेंज आते हैं और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो क्या क्या चेंज आते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि आप जो भी गैसें लेके जाते हैं वो सबसे पहले आपके नोस्ट्रिल में जाती हैं। जैसे नोस्ट्रिल में जाती है उसके बाद आपके फायरनेक्स में जाती हैं, फायरनेक्स के बाद आपके लैरनेक्स में जाती हैं, लैरनेक्स के बाद ट्रैकिया में जाती है और ट्रैकिया के बाद आपके ब्रोंचिकल्स में जाती है जो लंग्स के अंदर ओपन होते हैं। और इस तरह से गैसें जो है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करती हैं। तो कह रहा है कि जब हम गैस को इनहेल कर रहे होते हैं, जब ब्रीथ इन कर रहे होते हैं, जब आप सांस को अंदर लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी एयर एंटर करती है आपके लंग्स में। जैसे एयर लंग्स में एंटर करती है तो आपके लंग्स का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और लंग्स के प्रेशर के डिक्रीज हो जाने के कारण हमारी जो रिब केज है, दिस इज द रिब केज, इसको हम रिब केज बोलते हैं। ये क्या होती है, कभी हम आपके जो स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग बोन्स होती हैं। उन बोन्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। हमारी थोरैक्स के अंदर जिसमें लंग्स प्रोटेक्ट रहते हैं वो एक बॉक्स होता है जिसको हम रिब केज बोलते हैं। इस रिब केज के अंदर 12 पेयर्स जो है बोन्स होती हैं। ये ऐसे आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 ऐसे 12 पेयर होते हैं। एक साइड 12, दूसरी तरफ भी 12, इस तरह 12 पेयर जो है ये क्या होती हैं, रिब्स होती हैं। ये बोन्स का एक टाइप्स होता है। इस तरह आप नंबर में देखेंगे तो आपसे पूछे कितनी पेयर जो है रिब्स होती है तो आंसर आएगा 12 पेयर। तो ये रिब्स केज जो होती है, जैसे ही प्रेशर लो होता है लंग्स का तो आपकी रिब्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और जैसे रिब्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो हमारे रिब्स के नीचे एक मसल्स होती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। और ये डायफ्राम नॉर्मल पोजिशन में ऐसे था, जैसे ही प्रेशर कम होता है तो ये जो हमारा रिब्स केज है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इस तरह से। और जैसे रिब केज कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपकी चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाता है और प्लूरल कैविटी का भी साइज इंक्रीज हो जाता है। अब ये होते क्या है, प्लूरल कैविटी, चेस्ट कैविटी, ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे, जैसे आप यूं माने, जैसे दिस इज द लंग्स, ये आपके दो लंग्स है। एक लंग ये होता है, दूसरा आपका ये लंग्स है। दिस इज द सेकेंड लंग्स, ये आपका सेकेंड लंग्स है। राइट जो लंग्स होता है वो साइज में थोड़ा स्मॉल होता है और लेफ्ट साइज में थोड़ा बड़ा होता है। इस लंग्स के चारों ओर एक कैविटी होती है जिसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं। इस कैविटी के अंदर आप कह सकते हैं एक लुब्रिकेंट लिक्विड होता है। जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही होती हैं उस टाइम ये प्रेशर को और फ्रिक्शन को मेंटेन करने का काम करता है। नहीं तो क्या होता, आप जैसे ही सांस को लेते धीरे धीरे आपके लंग्स बार बार
दिन में कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते और धीरे धीरे क्या हो जाते, ब्रेक हो जाते। इसलिए प्लूरल कैविटी क्या करती है, आपके लंग्स को फ्रैक्शन से बचाती है, प्रेशर से बचाती है, ताकि उसकी पोजीशन और स्ट्रक्चर क्या रहे, मेंटेन रहे। इस तरह से लंग्स के अंदर जो बाहर की लेयर होती है इसको हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं। तो प्लूरल कैविटी का और आपकी चेस्ट का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम ब्रीद इन कहते हैं। तो हमने ये देखा कि जब हम सांस को इनटेक करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो सबसे पहले तो एयर हमारे लंग्स में एंटर करती है। जैसे लंग्स में एंटर करेगी, एंटर करने के बाद एयर प्रेशर लंग्स का क्या हो जाएगा, लो। जैसे एयर प्रेशर लंग्स का लो होगा, प्रेशर लो हो जाने के कारण डायफ्राम जो होता है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपकी जो चेस्ट है, ये जो चेस्ट है इसकी कैविटी इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे इंक्रीज होगी तो इसी को हम कहते हैं ब्रीद इन होना। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, जब आप सांस को छोड़ते हैं या मैं कहूँ ब्रीद आउट करते हैं, तो सबसे पहले तो क्या होगा कि लंग्स का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे लंग्स का प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। देखिए ये डायफ्राम ऐसे था और बाद में डायफ्राम इस तरह से रिलैक्स हो गया। जैसे डायफ्राम रिलैक्स होता है तो आपकी चेस्ट कैविटी का साइज डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो साइज डिक्रीज कब होता है, जब आप ब्रीथ आउट करते हैं। साइज इंक्रीज कब होता है, जब आप ब्रीथ इन करते हैं। तो यहाँ से कई सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं। आपसे कहे ब्रीदिंग के समय डायफ्राम हो जाता है, तो आप कहेंगे ब्रीदिंग इन के समय डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्रीदिंग आउट के समय डायफ्राम रिलैक्स होता है। ब्रीदिंग इन के समय चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है, और ब्रीदिंग आउट के समय चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि चेस्ट कैविटी की जो मसल्स है रिब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जब हम ब्रीद आउट करते हैं, और जब ब्रीद इन करते हैं तो चेस्ट कैविटी की जो रिब केज है वो क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग की वजह से हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर या मैकेनिज्म में कुछ चेंज आते हैं, उसे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं। देन आता है कि जो रेस्पिरेशन होता है, हमने देखा कि ब्रीदिंग जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रेट होता है। जैसे पिसिज में सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग रेट होता है, ह्यूमन बीइंग में 15 to 80 पर मिनट होता है। इसी तरह से रेस्पिरेशन भी जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू होता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर लंग्स ही नहीं होते तो वो भी तो रेस्पिरेशन करते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग होते हैं। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपल का मतलब क्या हुआ कि इस अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म है उनको सेल के नंबर के बिहाफ पे भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। जैसे हमने ओरिजिन के बेसिस पे दो में बांटा था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ऐसे ही नंबर के बेसिस पर भी हमने ऑर्गेनिज्म को दो में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब दीज ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसोमा, ये सब कैसे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर हैं। दूसरी बात, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होता है। डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट, इस बात का मतलब क्या हुआ बेटा, देखिए जब पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म ही सिंगल सेल का मिलकर बना है तो सारा काम एक सेल के थ्रू ही होगा। आप इस बात को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे आपके घर में मान लो कि आपके घर में आप हो और आप मतलब मान लो कोई और मेंबर है घर में, तो आप देखेंगे आप काम का बंटवारा कर लेते, भाई ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है। लेकिन आपके घर में अगर काम करने वाला एक ही मेंबर है तो हम काम का डिवीजन कर ही नहीं सकते। तो इसी तरह से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक ही सेल होती है, तो उसी सेल से वो डाइजेशन करते हैं, उसी से रेस्पिरेशन करते हैं, उसी से हम कह सकते हैं वेस्टेज चीज़ों को रिमूव आउट निकालते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स
ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे देखा हमने माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में। गोल्जी बॉडी हार्मोन के सीक्रेशन में हेल्प करेगी। ऐसे वेस्टेज चीजों को रिमूव आउट करने में वैक्यूल हेल्प करेंगे। तो अलग अलग ऑर्गेनल्स अपना काम बांट लेते हैं। तो मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, जबकि यूनिसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो सेल के बिहाफ पे यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ओरिजिन के बिहाफ पे पूछे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब सब ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली से बात इनके अंदर रेस्पिरेशन भी अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गन से होगा। तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रेस्पिरेशन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, क्योंकि उनके अंदर हमारी तरह लंग्स नहीं होते। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है डिफ्यूजन। अब तुम्हारे मन में आएगा मैम डिफ्यूजन क्या होता है? देखिए बेटा, होता क्या है, डिफ्यूजन का मतलब है किसी भी गैसों का हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाना, ये डिफ्यूजन होता है। और अगर हाई कंसंट्रेशन से लो के थ्रू किसी मेम्ब्रेन के थ्रू हो तो उसे ओस्मोसिस बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसे आप यूं समझें कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है अमीबा। अब इसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि फूड का क्या कर रहे हैं, डाइजेशन, तो CO2 प्रोडक्शन हो रही है। ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी तो हाई से किसकी तरफ जाएगी, लो की तरफ, और CO2 बाहर आ जाएगी। अगर इनकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बॉडी में कम है, इन्वायरमेंट में ज्यादा, तो अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से गैसों का एक्सचेंज होता है किसके अंदर, सिंपल ऑर्गेनिज्म में। सिंपल ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। आपसे पूछे सिंपल ऑर्गेनिज्म में गैसों का रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, तो आपका आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। लेकिन आपसे पूछे कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, उस केस में आपका आंसर होगा डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और डिफ्यूजन को ही हम विसरण भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, उनके अंदर रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है। और स्किन के अंदर भी डिफ्यूजन होता है। स्किन के अंदर पोर्स होते हैं जो गैसों के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद आता है कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं अर्थ पर। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आते हैं, आपको पता है सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में फिशेज आती हैं, कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं। तो जो फिशेज होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, मतलब ये पानी में रहती हैं और सोल्यूबल ऑक्सीजन को यूज करती है वाटर के थ्रू। और इनके अंदर इस तरह से गिल्स लगे होते हैं, और ये गिल्स क्या करते हैं, वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेशन किस ऑर्गन्स के थ्रू करते हैं, उनके अंदर गिल्स लगे होते हैं, उन गिल्स के थ्रू करते हैं। दिस इज द गिल्स। तो इस तरह से फिशेज में गिल्स होते हैं जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद इंसेक्ट्स, इंसेक्ट भी होते हैं अर्थ के ऊपर। तो इंसेक्ट कैसे करते हैं बेटा, इंसेक्ट जो है, जैसे मान लो ये इंसेक्ट, इसकी बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, और इस पोर जैसी जो स्ट्रक्चर होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ये स्पाइरिकल्स, ये ट्रैकिया ट्यूब लाइक जैसे होते हैं, इस तरह से होल होते हैं। तो स्पाइरिकल के थ्रू किस में रेस्पिरेशन होता है, इंसेक्ट में रेस्पिरेशन स्पाइरिकल्स के थ्रू होता है। उसके बाद आता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जैसे हम हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे एनिमल्स हैं, इन सब के अंदर किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है। लेकिन फ्रॉग के अंदर, फ्रॉग एक रेप्टाइल्स होता है। रेप्टाइल्स का मतलब होता है बेटा, ये हम कभी प्रीवियस छोटी क्लासों में पढ़ेंगे जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि एनिमल अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कोई एक्वेटिक एनिमल है, कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल है, कोई एनिमल रेप्टाइल्स होते हैं, कोई मैमल्स के अंदर आते हैं। तो फ्रॉग जो है वो रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो अर्थ के और वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकता है, उसको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। इसको एम्फीबियंस भी बोलते हैं। एम्फीबियंस का मतलब होता है जो वाटर और अर्थ दोनों में सर्वाइव करता है, उसे हम एम्फीबियन कहते हैं। तो जो फ्रॉग होता है वो किसके अंदर आता है, एम्फीबियंस के अंदर आते हैं। तो एम्फीबियंस जो है, फ्रॉग एक एग्जाम्पल है जिसमें रेस्पिरेशन गिल से भी होता है, स्किन से भी होता है और लंग्स से भी होता है। कैसे, देखिए बेटा, जो फ्रॉग है इसकी जो फॉर्मेशन है वो एक प्रोसेस से होती है जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है मेटामॉर्फोसिस, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कायांतरण। ठीक है,
होता क्या है, सबसे पहले जो फ्रॉग जो है उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद उनके अंदर जो बनता है वो हम कह सकते हैं क्या बनता है, टैडपोल लार्वा। ये टैडपोल लार्वा जो है ये बिल्कुल फिश जैसा दिखता है, मछली जैसा दिखता है और पानी में रहता है। अगर फिश को ये पता चल जाए भाई दूसरी स्पीसीज है तो उसको ईट कर जाए तो दिखने में बिल्कुल आपको फिश जैसा दिखाई देगा फ्रॉग का टैडपोल लार्वा। जब फ्रॉग टैडपोल लार्वा स्टेज में होता है तो इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है, क्योंकि ओबियसली सी बात है पानी में सर्वाइव कर रहे हैं तो किसके थ्रू हो रहा है, गिल्स के थ्रू हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे फ्रॉग बड़ा होता है और ये जब मॉइस्चराइज सोइल के अंदर रहता है तो ये किससे वो करता है, ब्रीदिंग स्किन से करता है। और जब ये बहुत ही आप कह सकते हैं डाइवर्स कंडीशन के अंदर रहता है, अर्थ के ऊपर सर्वाइव करता है तो ये किससे ब्रीदिंग करता है, लंग्स से करता है। तो फ्रॉग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेल डेवलप होते हैं। जब वो नॉर्मल आप कह सकते हैं जब वो प्रीवियस स्टेज में होता है तो टैडपोल लार्वा में वो गिल्स से रेस्पिरेशन करता है, थोड़ा बड़ा होने पर स्किन से करता है, और जब वो आप कह सकते हैं डेजर्ट या ऐसी डाइवर्स कंडीशन में रहता है तो वो लंग्स से रेस्पिरेशन कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन तीन होते हैं, गिल्स, लंग्स और स्किन। यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ध्यान रखना है। इस स्लाइड में हमने देखा कि सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन सेल मेम्ब्रेन से होता है, जैसे अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर। उसके बाद हमने सेकंड देखा कि अर्थवॉर्म के अंदर रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है। देन हमने देखा कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में गिल्स के थ्रू होता है। उसके बाद हमने देखा इंसेक्ट में स्पाइरिकल्स के थ्रू होता है, और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बीइंग उनमें लंग्स के थ्रू होता है। उसके बाद फ्रॉग्स के अंदर लंग्स के थ्रू भी होता है, स्किन से भी होता है, गिल्स से भी होता है। जब वो लार्वा स्टेज में होता है जिसको आप टैडपोल लार्वा बोलते हैं, इस स्टेज में रहता है तो गिल्स से होता है, उसके बाद स्किन से होता है, और वेल डेवलप या डाइवर्स कंडीशन में किसके थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं। एक यहाँ से कई बार एक कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा है, मुझे ध्यान आ रहा है तो मुझे लगा आपसे पूछ लेना चाहिए, जब हम कभी बात करेंगे तो इसकी करेंगे। देखिए फ्रॉग है, आपके पास एक टैंक है ये, और एक ये टैंक, ये दो टैंक है। इसमें मैंने फ्रॉग का टैडपोल लार्वा डाला, टैडपोल लार्वा हमने डाला टैंक ए में, और दूसरे हमने डाला टैंक बी में भी सेम टैडपोल लार्वा डाल दिया, टैडपोल लार्वा डाल दिया। जो ए है उसके अंदर मैंने जो वाटर फिल किया वो कैसा वाटर है, प्योर वाटर है। ए के अंदर मैंने जो वाटर डाला दिस इज द प्योर वाटर। टैंक ए में प्योर वाटर है और टैंक बी के अंदर जो वाटर है वो साल्टी वाटर है। क्वेश्चन मेरा क्या है आपसे, क्वेश्चन ये है कि टैंक ए या टैंक बी में से किस टैंक के अंदर जो फ्रॉग है वो लाइफ टाइम टैडपोल स्टेज में रहेगा, और किस टैंक में जो टैडपोल है वो फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, टैंक ए में प्योर वाटर है और हमें पता है फ्रॉग के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस, और ये प्रोसेस जो है आयोडीन की प्रेजेंस में होती है, और उस टाइम फ्रॉग के अंदर एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के कारण ही टैडपोल लार्वा फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। तो प्योर वाटर में तो आयोडीन की कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो यहाँ पर तो मेटामॉर्फोसिस होगा नहीं, या मैं यूं कहूँ कि थायरोक्सिन रिलीज नहीं होगा, तो टैडपोल लार्वा लाइफ टाइम जो है टैडपोल की स्टेज में रहेगा, जबकि इसके अंदर टैडपोल लार्वा फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि थायरोक्सिन रिलीज होगा, क्योंकि टैंक बी में कैसा वाटर है, साल्टी वाटर है। तो इस टाइप से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन से क्वेश्चन बनते हैं कि आपसे पूछे कि पिसेज में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू, इंसेक्ट में किसके थ्रू होता है, स्पाइरिकल्स के थ्रू, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं।
उसके बाद आता है कि हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, आपके सिलेबस में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ है, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है? तो देखिए, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। मतलब इतना सिंपल नहीं है कि हमने देखा अमीबा के अंदर जैसे ही O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो अंदर चली गई, और जैसे CO2 की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हुई तो बाहर निकल गई बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हमारे अंदर इतना सिंपल नहीं है। हमारे अंदर ये प्रोसेस जो है एक कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होती है, इसलिए हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट्स के थ्रू ही हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है। देखिए, सबसे पहले हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल जो है आपके रेस्पिरेशन, आप सांस जो भी इनटेक करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल जो है वो किसका पार्ट है? नोज का। ईच नोज में 2 नोस्ट्रिल होते हैं जिसको आप होल भी कहते हैं। उन होल्स के अंदर जो है, जिसको आप नेसल पैसेज भी बोलते हैं, इन होल्स के अंदर एक सीक्रेशन होती है जिसको आप म्यूकस कहते हैं, और साथ में इसी होल्स में नोस्ट्रिल में क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे आप गैसों का इंटेक करते हैं तो सबसे पहले गैस जो है वो एयर के कांटेक्ट में आती है, और जो हेयर्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। उसके बाद आपके नोज से एक म्यूकस सीक्रेट होता रहता है जो आपके नोज को क्या बनाए रखता है? मॉइस्चराइज रखता है, ताकि डस्ट पार्टिकल जो भी हैं वो सब वहीं पे ट्रैप हो जाए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर नहीं करें। कई बार आप देखते हैं कुछ लोगों को बहुत जल्दी एलर्जी इन्फेक्शन हो जाता है। इस केस में हमें क्या करना चाहिए? उसका एक ही रीजन हो सकता है, या तो उनके नोस्ट्रिल से म्यूकस का सीक्रेशन कम होता है। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि ऐसे लोग जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम या जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है, उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप अपने नोज के अंदर एक ऑयल या आप कह सकते घी की ड्रॉप डाला करो। इससे क्या होगा कि नोज की जो इंटरनल मेम्ब्रेन है उससे म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ जाएगा, और म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ जाएगा तो डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जाएंगे, और डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जाएंगे तो हमें इन्फेक्शन और एलर्जी कम से कम होगी। उसके बाद जो है नोस्ट्रिल के बाद आप किस में जाते हैं? आपकी फायरनेक्स में जाते हैं। फायरनेक्स क्या है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। आपका माउथ और नोज जिस लोकेशन पे दोनों मिलते हैं उस जगह कोई फायरनेक्स बोलते हैं, और इसी के पास क्या प्रेजेंट होती है? एपिग्लोटी। एपिग्लोटी क्या है? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। एपिग्लोटिस को बॉडी का ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो ये क्या करता है? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर कर देता है, और जब आप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो ये फूड पाइप को ढक देता है, ताकि दोनों जो प्रोसेस है वो क्या हो सके? बैलेंस हो सके। तो ये काम होता है एपिग्लोटी का। उसके बाद आता है, एपिग्लोटी के बाद क्या आता है? लैरनेक्स। लैरनेक्स क्या है? इसको हम वोकल बॉक्स भी बोलते हैं। लैरनेक्स में कुछ स्पेशल टाइप की कार्टिलेज होती हैं जो साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। तो उसके बाद आपका क्या आता है? लैरनेक्स। लैरनेक्स के बाद होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? लैरनेक्स और जो है उसके बाद ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया आपका इस टाइप का होता है। ये ट्रैकिया आगे जाके 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है जो दोनों लंग्स के अंदर जाती है इस तरह से। तो ये ट्रैकिया जो है इसके बीच में इस तरह से लाइन होती है जिसको आप कार्टिलेज बोलते हैं। पूरा ट्रैकिया जो होता है वो इस तरह रिंग से कवर्ड होता है जिसको हम कार्टिलेज रिंग्स बोलते हैं। आप सोचो हमारे ट्रैकिया में अगर ये कार्टिलेज रिंग नहीं हो तो आप सोएं और सोने के बाद हम उठ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या हो जाए? कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर क्या होगा? गैस से इनटेक नहीं होंगी और हम अपनी जो लाइफ है उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्रैकिया क्लोप्स नहीं हो या मैं कहूँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, इस वजह से इसके अंदर कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होती है। तो ये कार्टिलेज रिंग्स क्या करती हैं? कार्टिलेज रिंग्स जो होती है इसका काम होता है आपके ट्रैकिया की पोजीशन को मेंटेन करना, ताकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो और हम आराम से गैसों का इंटेक करें। अगर दूसरा कंडीशन अगर ये नहीं हो तो फिर क्या हो? बहुत लंबी लंबी ब्रश हो और उसको हम डेली करें इस तरह से, तो हमारे लिए तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाए। इसलिए जो है हम कह सकते हैं ट्रैकिया का क्या काम होता है? आपके जो ट्रैकिया के अंदर जो कार्टिलेज उनका क्या फंक्शन होता है कि जो आपका ट्रैकिया है उसको कॉन्ट्रैक्ट होने से प्रोटेक्ट करता है। आगे जाके ट्रैकिया जो है 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, और 2 ब्रांच में डिवाइड होता है उसको ब्रोंची बोलते हैं। एक ब्रोंची जो है आपके लेफ्ट लंग्स में जाती है
और दूसरी जो आप कह सकते हैं राइट लंग्स में जाती हैं। आगे जाके ब्रोंची जो है फिर से डिवाइड हो जाती हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंचिकल्स बोलते हैं। और ब्रोंचिकल्स के एंड के ऊपर क्या लगी होती हैं, एलोविलाई, जिसको आप हिंदी में कुपिकाएं भी कहते हैं। इस तरह से आप इस चीज को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि देखिए सबसे पहले जो है आपका जो एयर है वो नोस्ट्रिल में गई, नोस्ट्रिल के बाद फिर आपके किसके अंदर जाती है, नोस्ट्रिल के बाद आपके फायरनेक्स में जाती है। फायरनेक्स क्या है, जहां आपका माउथ और नोज दोनों मिलते हैं उस लोकेशन को बोलते हैं। फायरनेक्स के बाद क्या आता है आपका, लैरनेक्स आता है। लैरनेक्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ये लैरनेक्स, इसमें स्पेशल टाइप के कार्टिलेज होते हैं, ये कार्टिलेज साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है आपका ट्रैकिया, इस तरह से आपका ट्रैकिया होता है, ये पाइप जैसा होता है। ये ट्रैकिया आगे जाके दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, एक ब्रांच आपके लेफ्ट लंग्स में जाती है और एक ब्रांच आपके राइट लंग्स में जाती है। इस तरह से ये मान लो आपका लंग्स है, दिस इज द लंग्स। तो एक जो आप कह सकते हैं किसके अंदर जाती है, लेफ्ट लंग्स के अंदर, और दूसरी किसके अंदर जाती है, राइट लंग्स के अंदर। इसके बीच में इस तरह से कार्टिलेज होती है। तो ये ट्रैकिया आगे जाके दो ब्रोंची में ब्रेकडाउन हो जाता है, दिस इज द ट्रैकिया, दिस इज द ब्रोंची। दो ब्रोंची में ब्रेकडाउन हो जाता है लेफ्ट और राइट। उसके बाद ये ब्रोंची आगे जाके दोबारा डिवाइड होती हैं इस तरह से। ये ब्रोंची आगे जाके इस तरह से दोबारा से डिवाइड होती है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंचिकल्स, या मैं कहूँ प्राइमरी ब्रोंची या सेकेंडरी। उसके बाद आगे जाके ट्यूब बनाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंचियल्स, और इसके ऊपर इस तरह से बैलून जैसे स्ट्रक्चर लगी होती हैं जिसको आप कुपिका या एलोविलाई बोलते हैं। और इसी एलोविलाई के अंदर ही गैसों का एक्सचेंज होता है। कौन सी गैसों का, ओनली O2 एंड CO2, क्योंकि जो एलोविलाई होती हैं उसके अंदर ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होती हैं। और ये बात हमने देखी थी कि ब्रीदिंग में सभी गैसों का एक्सचेंज होता है, लेकिन ब्लड में केवल O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। किसके थ्रू, एलोविलाई, क्योंकि एलोविलाई का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा थिन होता है, वो ईजिली से गैसों को एक्सचेंज कर सकती हैं, आराम से उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है। ये सारी प्रॉपर्टी की वजह से ही आपकी जो एलोविलाई है उसे हम लंग्स की स्ट्रक्चरल या फंक्शन यूनिट बोलते हैं, या मैं कह सकती हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की। आपसे पूछे रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो क्या होती हैं, एलोविलाई या कुपिका होती हैं। क्योंकि सारे रेस्पिरेशन का जो पूरा कंप्लीट काम है वो किस में होता है, एलोविलाई में होता है। तो इस तरह से हमारे अंदर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर गैसें जाती हैं। सबसे पहले नोस्ट्रिल में जाती हैं, उसके बाद नोस्ट्रिल के बाद आपके नोस्ट्रिल के अंदर म्यूकस और हेयर होता है जो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है। उसके बाद फायरनेक्स में जाती हैं, फायरनेक्स के बाद लैरनेक्स में आती हैं, लैरनेक्स के बाद ट्रैकिया में जाती हैं। ट्रैकिया जो है उसके अंदर स्पेशल लाइन की जो है, स्पेशल टाइप की जो है कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं जिनको हम रिंग्स कार्टिलेज कहते हैं। अब अपने नेक में देखेंगे तो इस तरह से रिंग्स से आपको विजिबल होती हैं, उसे हम रिंग्स कार्टिलेज कहते हैं। ये रिंग्स कार्टिलेज क्या करती हैं, आपके लंग्स को, आपके ट्रैकिया को कॉन्ट्रैक्ट होने से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद ये ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक पार्ट आपके लेफ्ट लंग में जाता है और एक पार्ट आपके राइट लंग्स में जाता है। आगे फिर दोबारा से जाके ये सब ब्रांच होती हैं, और जब दोबारा ब्रांच टूटती हैं तो उसको ब्रोंची होल्स बोलते हैं। और ब्रोंची होल्स एक ट्यूब जैसी होती हैं और इसके एंड पर इस तरह बैलून जैसे स्ट्रक्चर लगी होती हैं जिसको एलोविलाई बोलते हैं। और एलोविलाई के अंदर गैसों का एक्सचेंज होता है और इस एक्सचेंज की वजह से ही हमारे जो ब्लड्स है उसमें O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। देन आता है, एक बार आप इस डायग्राम को देखेंगे, देखिए सबसे पहले जो है आपका नोस्ट्रिल दिया हुआ है, ये आपका नोस्ट्रिल है। नोस्ट्रिल क्या होते हैं, मैंने अभी भी बताया था कि नोस्ट्रिल जो है उसके अंदर दो पोर्स होते हैं, दो होल होते हैं, और जिसके थ्रू एयर अंदर जाती है। जैसे अंदर जाती है तो इस वाली जगह को आप क्या बोल रहे थे, यहाँ पर क्या होता है, फायरनेक्स, क्योंकि आपका माउथ और नोज दोनों ओपन हो रहे, इस जगह को
फाइनेक्स बोलते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ आपका क्या होता है, लैरिनेक्स। लैरिनेक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल टाइप की जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको आप साउंड बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद आपका शुरू हो जाता है ट्रैकिया। ये आपका ट्रैकिया होता है। इस ट्रैकिया को जब आप देखेंगे तो आपको विजिबल होगा इस टाइप के जो है सी लाइन की रिंग्स प्रेजेंट होती है जिसको कार्टिलेज रिंग्स आप बोलते हैं। ये रिंग्स इसको कॉन्ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद आगे जाके डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट लंग्स में, इस तरह से। इसको आप क्या बोलते हैं, ब्रोंची बोलते हैं। इसको हम प्राइमरी ब्रोंचियल्स भी कह सकते हैं और ओनली ब्रोंची भी आप कह सकते हैं। इसको भी हम प्राइमरी ब्रोंची या ब्रोंची कहते हैं। आगे जाके दोबारा से ये सब डिवाइड हो जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंचियोल्स बोलते हैं। और इसके एंड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो आपको यहाँ विजिबल है। इस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज द एलोविलाई। इसी को हम एलोविलाई या कुपिका बोलते हैं। एक लंग्स में लगभग हम कह सकते हैं 1 से 3 मिलियंस जो है एलोविलाई होते हैं। एक टेनिस कोर्ट जितना साइज इसका सरफेस एरिया हो सकता है। अगर हम पूरी एलोविलाई को ओपन करें तो इसका जो साइज है वो एक टेनिस जो कोर्ट होता है उसके जितना होता है। और एक लंग्स में लगभग इतनी एलोविलाई होती हैं। इन एलोविलाई के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरी होती हैं और ब्लड कैपिलरी जो होती हैं वो O2 गैस का इंटेक करती हैं और CO2 को क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं और गैसों का एक्सचेंज होता है एलोविलाई के अंदर। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एलोविलाई में गैसों का एक्सचेंज होता है, अदर पार्ट्स में क्यों नहीं होता? क्योंकि एलोविलाई के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है। थिन मेम्ब्रेन होने की वजह से ये गैसों का एक्सचेंज इजीली कर सकती है बाय डिफ्यूजन। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे गैस अंदर जाती है तो ये रिलैक्स हो जाती है और जैसे बाहर निकलती तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये सारी प्रॉपर्टी होने की वजह से जो एलोविलाई है उसी को हम रेस्पिरेशन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि रेस्पिरेशन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसको बोला जाता है, तो आपका आंसर है एलोविलाई को रेस्पिरेशन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। इस तरह से जो है एयर अंदर जाती है और यहाँ पर पूरा काम होता है। ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं जो विजिबल हैं, दिस इज आप कह सकते हैं लंग्स। ये एक लंग्स है और सेकंड लंग्स ये है। इस लंग्स के चारों ओर एक लेयर होती है जिसको हम प्लूरल लेयर बोलते हैं। मैंने अभी भी बताया था आपको, इस प्लूरल लेयर के अंदर लिक्विड भरा होता है। जो आपके लंग्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर फ्रैक्शन को मेंटेन करता है और प्रेशर को, ताकि उसकी पोजीशन क्या रहे, मेंटेन रहे। इस तरह से और दोनों लंग्स जो है जहां पर रखे होते एक तरह से, इस तरह से ये आपका डायफ्राम होता है। दिस इज द डायफ्राम। तो दोनों लंग्स जो है इस तरह से डायफ्राम के ऊपर सेट होते हैं। जब हम ब्रीथ को इन करते हैं तो यही डायफ्राम इस तरह से अंदर चला जाता है और जब आप आउट करते हैं तो यही डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है। ये हम किसके अंदर देखते हैं, ब्रीदिंग के अंदर देखते हैं। इस तरह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम विजिबल होता है। और ये जो हम पढ़ रहे थे ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड था। इसमें तरह से हमने देखा कि ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है और उसका मैकेनिज्म क्या है। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ मैकेनिज्म के अंदर कि जैसे मसल्स जो है उनका मूवमेंट होता है, मतलब मसल्स जो है वो एक्शन में आती हैं, अपना वर्क करने लगती हैं, तो क्या होता है कि मसल्स के मूवमेंट के कारण जो रिब्स है, मैंने कहा था रिब्स केज होती हैं जिसमें 12 पेयर होती हैं, वो ऊपर चली जाती हैं और जैसे ही वो ऊपर जाती हैं तो हमारा डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और डायफ्राम रिलैक्स हो जाने के कारण हमारी चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। और इस तरह से लंग्स जो हैं उनकी जो एलोविलाई है उसके अंदर एयर प्रेशर कम हो जाता है। एयर प्रेशर कम हो जाने के कारण लंग्स के अंदर O2 जो है वो अंदर चली जाती है और जैसे प्रेशर कम होता है तो CO2 बाहर निकल जाती है। तो लंग्स के अंदर प्रेशर के कारण, और ये प्रेशर किसकी वजह से कम होता है, हम कह सकते हैं जो भी रिब्स होती हैं, मसल्स होती हैं, कई सारे जो है चीज़ों का रोल्स होता है, उसकी वजह से एयर प्रेशर। दूसरी तरफ क्या होगा, दोबारा मसल्स जो है वो मोशन में आएंगी, चेस्ट
चेस्ट कैविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपकी जो गैस है O2 वो इनटेक कर जाएगी, और दोबारा जब अपोजिट प्रेशर डिक्रीज होगा तो दोबारा क्या हो जाए, इंक्रीज होगा सेकंड कंडीशन में, तो CO2 बाहर निकल जाएगी। इस तरह से गैसों का एक्सचेंज होता है, और ये सारा का सारा एक्सचेंज आपकी एलोविलाई के अंदर होता है। इसलिए एलोविलाई जो है थिन मेम्ब्रेन की बनी होती है, और उनके नंबर बहुत सारे होते हैं, मिलियंस नंबर ऑफ एलोविलाई प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ये था हमारा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जब हमने पढ़ा है तो एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि क्लियरिटी आए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ए कॉकरोच एयर एंटर इनटू द बॉडी थ्रू। ये पूछा है कि कॉकरोच जो होता है एक इंसेक्ट है, आप ऐसे याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि कॉकरोच किसके अंदर आते हैं, इंसेक्ट में आते हैं। और हमने पढ़ा था कि इंसेक्ट में जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, ट्रैकिया या स्पाइरिकल्स कह सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ, ट्रैकिया या स्पाइरिकल्स। यहीं पर होता कि अर्थवॉर्म में किससे होता है, तो आपका आंसर होता स्किन। गिल्स में किसके थ्रू होता है, तो आप कहेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। और ह्यूमन बीइंग पूछे तो आप कहेंगे लंग्स के थ्रू होता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्या है सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू बी हैव मच हायर ब्रीदिंग रेट। आपसे ये पूछा है कि मैंने कहा था हर ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग रेट अलग अलग होता है। आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो गिवन ऑप्शन है इसमें किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्रीदिंग रेट हाई होता है। मैंने बताया था कि हम ह्यूमन बीइंग में आते हैं, और ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्रीदिंग रेट कितना होता है, आपने पढ़ा था 15 to 18 पर मिनट। दूसरा डॉग जो है इसके अंदर हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। स्पैरो हमने किस में पढ़ा था, फिश में। फिश के अंदर ब्रीदिंग रेट सबसे हाई होता है, लगभग 120 से 140 पर मिनट ब्रीदिंग होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन इसने पूछा है कि ब्रीदिंग रेट सबसे हाई रेट किस में होता है। ह्यूमन बीइंग में पूछता है तो 15 to 18, लेकिन फिश में सबसे हाई होता है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन ए मसल्स सेल व्हेन दे आर लैकिंग इन ऑक्सीजन। ये कह रहा है कि जब आपकी मसल्स में ऑक्सीजन कम हो जाए तो किसकी फॉर्मेशन होती है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तब एटीपी बनती है, CO2 बनती है, प्लस H2O बनता है। ये तो कंप्लीट ब्रेकडाउन है। लेकिन ये तो किसके लिए बात कर रहा है कि कह रहा है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए, लेकिन मतलब कम हो जाना। सेकंड है लैक्टोज। लैक्टोज तो एक शुगर का नाम है जो हमने पढ़ा था किस में प्रेजेंट होती है, मिल्क में। ये भी नहीं है। यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड तो एक वेस्टेज प्रोडक्ट है जो आप कह सकते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, लैक्टिक एसिड। आपने पढ़ा था जब हम बंद कमरे में बैठते हैं तो ऑक्सीजन की एब्सेंस या डेफिशिएंसी के कारण क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड के कारण हमारी मसल्स में क्या होता है, पेन होता है या मसल्स क्रैम्प होते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन मसल सेल्स व्हेन दे आर लैकिंग इन ऑक्सीजन। ये तो अभी हमने किया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग द इनहेल। ये कह रहा है जब आप ब्रीथ इन करते हैं तो उसका सही पाथ क्या है। देखिए सबसे पहले नोस्ट्रल में जाती है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लैरनेक्स में जाती है, उसके बाद फायरनेक्स में गलत, क्योंकि लैरनेक्स किसके बाद आता है, फायरनेक्स के बाद आता है। तो ये तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। सेकंड देखते हैं, सबसे पहले नेसल पैसेज देन ट्रैकिया, बिल्कुल गलत। नेसल पैसेज के बाद तो आपका फायरनेक्स आता है, लैरनेक्स आता है, देन ट्रैकिया आता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले लैरनेक्स बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि लैरनेक्स तो बाद में आता है, सबसे पहले तो नोस्ट्रिल या नोज से शुरू होता है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन बचा जो राइट है, नोस्ट्रिल बिल्कुल सही। उसके बाद आपका फायरनेक्स, उसके बाद लैरनेक्स, उसके बाद ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद ब्रोंचिकल्स आती है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो लास्ट हमारा क्या आता है, एलोविलाई। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा
डी। और भी अलग तरीके से पूछ सकता है, कई बार इसका दूसरा सीक्वेंस आपसे पूछ ले, और भी सीक्वेंस पूछ सकता है कि एंटर कहाँ से होता है, जो गैसों का एक्सचेंज होता है, फंक्शनल यूनिट क्या होती है, कौन से लंग्स में कितने इनके नंबर होते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स। कह रहा है आपकी मसल्स में जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो मसल्स क्रैम्प होने लग जाता है, और मसल्स क्रैम्प जो होता है किसी स्पोर्ट्समैन में होने लग जाता है, तो बताइए किसके कारण होता है। मतलब उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा है कि कोई स्पोर्ट्समैन है, उसके अंदर जो मसल्स में क्रैम्प होने लग जाता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो कौन सा केमिकल बनता है जिसकी वजह से होता है। तो देखिए एथेनॉल, एथेनॉल तो है नहीं, क्योंकि एथेनॉल तो किसके अंदर बनता है, जो ऑर्गेनिज्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उसके अंदर बनता है। दूसरा कार्बन, कार्बन तो एक आप कह सकते कंपाउंड है, कोई पूरा जैसे कार्बन होता है तो एक ऐसे एलिमेंट है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है ये आप कह सकते हैं कि हम हमारे फूड के प्रिपरेशन में इन सारी चीज़ों में लेबोरेटरी में यूज करते, तो ये भी नहीं है। और तो थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, और यही आंसर हमारा सही है कि मसल्स क्रैम्प किसकी वजह से होते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था तो आपने कहा था कि मैम लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। कहता है कि आपकी बॉडी के टिश्यू में जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, पायरविक एसिड इज कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, तो पायरविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। ये बात हमें पता है कि लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। फाइंड आउट द सेल ऑर्गेनल्स, कह रहा है उस सेल ऑर्गेनल्स का नाम बताओ जिसके अंदर ये लैक्टिक एसिड जो होता है ये फॉर्म होता है किससे, पायरविक एसिड से। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन है साइटोप्लाज्मा, बिल्कुल नहीं। साइटोप्लाज्मा में तो क्या होता, आपने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्मा में तो ग्लूकोज जाता है और किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, पायरविक एसिड में। दिस इज द नोट, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एनिमल में होता नहीं है। दिस इज प्रेजेंट इनटू द ओनली प्लांट सेल, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं है, ये तो क्या काम करती है, ओनली हार्मोन का सीक्रेशन करती है, तो ये इसके अंदर भी नहीं है। तो उसके बाद लास्ट हमारा ऑप्शन क्या बचा, माइटोकॉन्ड्रिया, और आपने पढ़ा भी था कि पायरविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद किसके अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है, 38 एटीपी के अंदर, CO2 और H2O के अंदर। तो इसने ये पूछा है कि लैक्टिक एसिड जो है फाइंड आउट सेल ऑर्गेनल्स, किस सेल ऑर्गेनल्स के अंदर होगा। तो इस केस में हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, लेकिन किस कंडीशन में होगा, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो इस केस में इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऑप्शन नंबर 3 है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये कह रहा है बेटा कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है उसकी करेंसी क्या है। जैसे हम पैसे को रुपया करेंसी होती है, डॉलर होती है, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है उसको किस में मेजर करते हैं। तो आपको सबको पता है DTP, ये तो कुछ होता नहीं है। PDP, ये भी कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। DDT, ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड होता है जो हमारे पोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारा ऑप्शन बचा ATP, और मैंने बार बार आपको कहा है कि कभी तो हमारे अंदर कितनी ATP बन रही है, 38 ATP। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी ATP की फॉर्म हो रही है, 2 ATP। तो इस तरह से एनर्जी की करेंसी क्या बोल सकते हैं हम, ATP। कई बार यहाँ से बेसिक क्वेश्चन आता है, देखो अभी अभी के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताओ ATP के अंदर कितने फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं, तो आप मुझे बताएंगे कितने हैं। आपके सामने ऑप्शन है 2 है, 3 है, 1 है या 4 है, क्या आंसर करेंगे आप। देखिए बेटा ये क्वेश्चन जो है ना एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, देखो नाम से पता चल रहा है ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल हैं,
3 मॉलिक्यूल है। तो कई बार ये चेक करने के लिए कि आप कॉमन सेंस का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस बिहाफ पे भी क्वेश्चन पुट होते हैं। जरूरी नहीं होता कि कंपटीशन के अंदर केवल लर्निंग वाले क्वेश्चन हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ये जानना चाहता है कि आपके अंदर कितनी कॉमन सेंस है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है। तो एटीपी जो है वो बॉडी की हमारी जो एनर्जी उसकी करेंसी होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी के अंदर 3 मॉलिक्यूल होते हैं। जब एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है तो यहीं से एडीपी भी बनती है। कई बार वो ऑप्शन में एटीपी नहीं देता है, तो उस केस में आपको आंसर करना होता है एडीपी, एडिनो डाइफॉस्फेट। उसके बाद बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द 2 ऑर्गेनिज्म विच ब्रीथ ओनली थ्रू देयर द मोस्ट स्किन। ये कह रहा है कोई ऐसे 2 ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो अपनी स्किन के अंदर मॉइस्चराइजेशन की वजह से, नमी की वजह से ब्रीथ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले फिश और फ्रॉग। फिश तो होता नहीं है क्योंकि फिश तो प्रॉपर वाटर में करता है। फ्रॉग और अर्थवर्म हो सकता है, लीच और अर्थवर्म ये भी नहीं है, ओनली फिश ये भी नहीं। तो सही आंसर है फ्रॉग और अर्थवर्म, क्योंकि अर्थवर्म में किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू, और फ्रॉग में भी स्किन के थ्रू भी हो सकता है, गिल्स के थ्रू भी हो सकता है और लंग्स के थ्रू भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इन। कह रहा है कि जब आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है तो जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है। तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि हमारी बॉडी की जो रेस्पिरेटरी यूनिट होती हैं वो एलोविलाई होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एलोविलाई ऑफ लंग्स। एलोविलाई ऑफ थोरेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर थोड़ी होती हैं, ये तो लंग्स के अंदर होती हैं। तो इस केस में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैकिया एंड लैरिंक्स, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो एयर पैसेज होते हैं। थोरैक्स एंड लैरिंक्स, लैरिंक्स तो साउंड बॉक्स होता है। तो इस केस में आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी। चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और मुझे लगता है आपको ये पूरा चैप्टर इस क्वेश्चन के साथ जो है एक बहुत अच्छे से क्लियरिटी दे के गया है और आप पूरे आंसर को अच्छे से कर पाए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन किस किस में होता है भाई, बैक्टीरिया में भी हो सकता है, और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, उसके अंदर भी क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन से एक और प्रोसेस आपने पढ़ी होगी डेली लाइफ में, हम अपने किचन में देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। वो किसकी वजह से होती है, ईस्ट की वजह से। आपने देखा नहीं होगा जब हम कभी इडली डोसा बनाते हैं या बर्गर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, आटे को एक तरह से किसी बर्तन से कवर करके रख देते, क्यों, ताकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसके अंदर क्या हो जाए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और उसकी वजह से CO2 चली जाए और उसकी वजह से उसका जो साइज है वो कैसा हो जाता है, स्वेल, फूले हुए हो जाते हैं। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। तो देखिए पूछा है आपसे करेक्ट सीक्वेंस बताइए। तो देखिए सबसे पहले ग्लूकोज साइटोप्लाज्मा में गया और पायरुविक एसिड में बदल गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में गया, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। बिल्कुल गलत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अगर जाएगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, फिर एनएरोबिक तो होगा ही नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद है सेकंड ऑप्शन ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, साइटोप्लाज्मा और लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड तो साइटोप्लाज्मा में बनता ही नहीं, पायरुविक एसिड के बाद बनता है, लेकिन किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके उसके बाद है ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, देन फिर माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कैसा होना चाहिए, अब्सेंस या डेफिशिएंसी ऑफ O2, तो ये भी नहीं है। तो सही आंसर है हमारा ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, उसके बाद एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनता है, एथेनॉल बनता है जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ईस्ट में, या मैं कहूँ फ्रेगमेंटेशन होता है ईस्ट में। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन थे, और इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है और किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग होती है, और उसकी जो हम क्वेश्चन भी करें ताकि आपको एक क्लियरिटी आए। थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।